तो शर्मा जी के लड़के क्या ये दिक्कत हो गई है कि सर ये जो सारणी दिख रही है ना, ये पल्ले नहीं पड़ रही क्या है। ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे भी कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, बट इसका एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो चलिए आज इसी के साथ हम कबड्डी खेलते हैं। तो बेटा जो सारणी है ना, ये बड़े काम की है। यदि आप ग्राफ जैसी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ग्राफ जैसी कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं और ये सारणी आपने नहीं पढ़ी ना, तो कोई मतलब नहीं है ग्राफ पढ़ने का। समझ रहे हो? चलिए, तो इसकी एक एक देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देख लो कि देखो यहाँ 3 कंडीशन है बस। ठीक है, अब 3 कंडीशंस के ऊपर ही हम बात करेंगे। 3 कंडीशन यदि आपको आती है तो दुनिया का कोई भी ग्राफ है आप बना दोगे इजीली। ठीक है, पर इससे पहले कुछ चीज़ें लाइक कि कोई समीकरण उसको सॉल्व करते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं हमारे। या तो हम बीजगणित से समीकरण को सॉल्व करते हैं कि भाई माना x बराबर ये, y बराबर फलाना ढिकाना हमका कुछ भी है ना, या फिर उसको ग्राफ पे बना के हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में आपको देखो दिखा रखा है ना, हमने पहले भी किए हैं, 3.1 में किए थे सब। अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो बीजगणित के रूप में या फिर हम ज्यामिति के रूप में। और हमको यहाँ दोनों ही पढ़ने हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से आप 9वीं क्लास में हो चाहे 10वीं क्लास में हो। यू विल हैव टू लर्न दीज 2 टाइप्स ऑल्सो। ठीक है, अब विलोपन विधि पढ़ेंगे हम, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और अन्य जो भी कुछ होगी वो पढ़ लेंगे। और एक होती है दोस्त ज्यामिति विधि, ग्राफिकल मेथड, जो हम रियलिटी में ये पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये देखो ये ग्राफ पे लाइनें बनती है ना बेटा, 3 प्रकार की हो सकती है, ध्यान देना। देखो आकृति में कुछ चीज़ें दिखा रखी है, या तो ये लाइनें कटेंगी आपस में। ठीक है, कटेंगी तो ये कटेंगी, इनको बेटा हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। या तो ऐसे हो सकती है लाइनें, ठीक है, गुड। या फिर वो समांतर हो सकती है। समांतर मतलब क्या? दोनों लाइनें ना वो बिल्कुल पैरेलल जाएगी एक दूसरे के, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह, मतलब वो मिलेंगी नहीं भी कहीं पे भी, कटेंगे नहीं आपस में, कितना भी उनको बढ़ा दो आप। ठीक है, अब देखो ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, इनको आप कितना ही बढ़ाओ, है ना, कितना इधर उधर को बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच का जो अंतर है ना, समांतर इसको कहते हैं, इनके बीच का जो अंतर है वो ऑलवेज इक्वल होगा। दूसरी बात करें समपाती। अब देखो बेटा मैं जो जटायु थे उनके भाई की बात तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे रामायण में, पर संपाति मतलब ये दोनों ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप मीन एक लाइन मैंने खींच दी, मान लो, है ना, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी है, और मान लो कि भैया मैंने दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही खींच दी, है ना, दूसरी लाइन मैंने इसके ऊपर ही खींच दी। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होके जाएंगी, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज ओवरलैपिंग। ठीक है, 2 लाइन्स आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करके जा रही है। अब वो 3 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स ले लेते हैं, क्या क्या मतलब। जैसे मान लो टाइप पहले ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लाइनें होगी इंटरसेक्ट, लाइनें होगी इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काटेंगी। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यदि लाइनें काट रही है तो सीधा सा मतलब जिस बिंदु पर काटेगी ना, उस बिंदु के जो कुछ होंगे कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक, वो ही आपके उन समीकरणों में x और y के मान होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 2 है। ठीक है, 4 2 पे लाइनें कट रही है, तो भाई ये जो समीकरण दिए हुए हैं ना आपको, इनमें x का मान तो क्या आएगा आपके 4 आएगा, और y का वैल्यू जो आपका वो है 2 आएगा। आप कोई सी विधि से सॉल्व करके देख लो, चाहे आप बीजगणित की विधियों से सॉल्व करके देख लो, वैसा ही आएगा। तो यदि लाइनें कट रही है और जिस बिंदु पर कट रही है वो बिंदु उसका आंसर होगा, रियलिटी ये है। अच्छा ठीक है, ये तो कटेंगी, ओके भाई समझ आ गया। अब एक चीज़ और, क्या ये लाइनें पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल मतलब क्या? जैसे 2 समीकरण इनके आप ग्राफ खींचोगे तो कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, जैसा आपको दिख रखा ग्राफ पे। ठीक है, तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही है, मतलब समानांतर है। ये कहीं टच हो रही है क्या आपस में? मुझे ये बताओ पहले, कहीं भी कट रही है क्या? कहीं भी टच कर रही है एक दूसरे को? इनको साला कितना भी बढ़ा लो, कभी टच ही नहीं करेंगी। अब जब टच करेंगी ही नहीं आपस में एक दूसरे को, तो लाइनें कटेगी भी नहीं, और जब लाइनें कटेंगी भी नहीं तो भाई सीधी सी बात है, इनके कभी आंसर भी नहीं आएंगे। तीसरी कंडीशन व्हाट विल बी, दैट कैन बी दिस टाइप। अब कहोगे सर ये तो एक लाइन, अरे भाई एक लाइन नहीं है, हुआ क्या है कि 2 समीकरण थे। देखो एक लाइन के ऊपर एक और लाइन खींची गई है जो आपको दिख नहीं रही होगी। क्या हुआ? अब यदि एक बात मुझे बताओ, यदि दोनों लाइन एक ही जैसी है, भाई दोनों लाइन यदि एक ही जैसी खींची गई है तो एक मतलब तो सीधा सा है वो एक ही बिंदु से, एक जैसे बिंदु से होकर गुजरी होगी, है ना। दोनों लाइनें जो है एक ही जैसे बिंदु से होकर गुजरी होगी, यानी दोनों के निर्देशांक जो होंगे भैया वो दोनों एक ही जैसे होंगे। तो जब दोनों के निर्देशांक एक जैसे हैं, वो एक जैसे ही बिंदु से होकर गुजरी है, तो जब दोनों एक दूसरे को ऊपर होके गई है, तो मुझे ये बताओ, सीधी सी बात है कि वो कई बार टच करी होगी वो लाइनें एक दूसरे को। भाई ये बात हमको पता है, यदि वो लाइनें जो है एक दूसरे को टच करके गई है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर होकर गई है, तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार एक दूसरे को टच किया होगा, है ना, कितनी बार टच किया होगा, और जितने बिंदु आपस में टच हुए होंगे वो उसके आंसर होंगे। यानी यदि लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करके जा रही है, ठीक है, एक ही जगह पर होकर दोनों लाइनें जा रही हैं, तो उनके आंसर पता नहीं कितने होंगे, मतलब अनंत होंगे। सीधी सी बात, आंसर तो होंगे बेटा, क्योंकि टच तो कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है, पर वो अनंत बार कर रहे हैं, इसका मतलब आपके आंसर भी अनंत ही होंगे।
अच्छा ठीक है, हमने ये चीज़ें देख रही है, और ये जो चीज़ें होती है ना वही हमको इस सारणी से पता चलती है। ठीक है, वही हमको इस सारणी से पता चलती है। क्या चलती है? देखो बेसिकली होता क्या है, आपके कोई भी जो चीज़ें होती है ना, कोई भी जो ऐसे समीकरण होते हैं वो क्या है आपके इस टाइप के होते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो आपको ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन होता है इस टाइप का, वो क्या है आपका, देखो बेटा ए एक्स बी बाई, ठीक है, बी बाई प्लस सी बराबर इस टाइप का कुछ होता है यहाँ पे, है ना, ऐसे टाइप के होते हैं। अब क्या है, हमारे पास दो दो समीकरण होते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं। अगले वाले में हम A2x है ना, B2 बाई है ना, B2 बाई और ये प्लस C2 ऐसा कुछ हम मान लेते हैं। अब ये क्या है भाई, ये इसलिए माना बेटा, देखो यहाँ पे x तो x, ये बाई बाई है, x बाई में तो कोई अंतर नहीं आने वाला, पर x के गुणांक में कौन है, एक है, मतलब यहाँ पे एक का वैल्यू क्या है, एक है। ऐसे यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या है, देखो ये जो है ना b, ये वाला जो आपका b है, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है। ऐसे कैसे कुछ और। ठीक है, मुझे बताओ आप a बराबर कौन है, पहले तो A1 मान लेते हैं। A1 क्या मतलब, देखो यहाँ वाले पहले समीकरण वाले को डेटा को हम A1 के जैसे मानेंगे और दूसरे को हम A1 A2 C1 C2 B1 B2 ऐसा कुछ मानेंगे। तो A1 का मान क्या है यहाँ पे भाई, वो हम एक मान आया। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या है मुझे बताओ आप, A2 मतलब यहाँ पे 3 है, देखो बेटा दूसरे समीकरण का है ना इसलिए। ठीक है, अब मुझे आप B1 का मान बताओ, है ना, और B2 का भी मान बताओ, और मुझे आप C1 का और आप C2 का भी मान बताओ। अब मुझे B1 का वैल्यू बताओ, है ना, B1 मतलब क्या, इस वाले की बात कर रहा हूँ -2 की। ठीक है, दैट इज़ B1। अब V2 मतलब प्लस का 4 है भाई, ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। अब C1 की बात करें, अब ये भैया इधर की साइड है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको इधर ले रखा है, 0 ये बराबर के चिन्ह से इधर को इधर ले रखा है, और यहाँ पे वो बराबर के चिन्ह से उधर है, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो 0 है, क्या है जो दोस्त 0 है, और यहाँ पे क्या है, ये 20 है। अच्छा ठीक है, ये -20 है क्योंकि इधर जाएगा तो C हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, ओके। अब इनको हमको इसमें रख के देखना है। ठीक है, चलो रखते हैं, इनका अनुपात देखते हैं। अनुपात इसलिए देखते हैं ताकि हमको इनका बैलेंस कितना गड़बड़ हो रहा है, कितना सही हो रहा है, वो सब देख सके। ठीक है, तो बताओ A1/A2 मेरा मतलब क्या है कि 1/2, A1 1 है, A2 आपका 2 है। ठीक है, बराबर मान लो B1/B2 मतलब कि 2/4। ओके भाई, बात पल्ले पड़ रही है, बहुत बढ़िया बात है, पढ़नी चाहिए। और क्या है इसमें, एक तो 0 था बेटा और एक आपके -20 था। इनको ज़रा सॉल्व कीजिएगा एक बार। 1/2 आया, ये तो ठीक है भाई। अब -2/4 है, ये बेटा क्या हो जाएगा, -1/2 होगा कि नहीं होगा बताओ। और सामने कौन है, 0 है। मुझे बताओ ये दोनों ये आपस में बराबर है क्या, 1/2 -1/2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है, और ये तो वैसे बराबर नहीं है। अब यदि बराबर दोनों समीकरण नहीं है, मतलब ये कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। C2 की तो खैर C1 C2 की बात ही छोड़ दो, वो तो अलग ही गया है ना। आपके पास बेटा कंडीशन क्रिएट हो रही है ये वाली। अब मुझे ये बताओ आप, ये कंडीशन क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों समीकरण अलग अलग है, मतलब उनमें मैच हो ही नहीं रहा, कुछ उनका जो अनुपात है वो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों समीकरण अलग अलग है। अब जब दोनों समीकरण ही अलग अलग है तो बेटा एक बात बताओ, लाइन भी अलग अलग बनेंगी भाई, लाइन भी अलग अलग बनेंगी, अलग अलग दिशा में जाएंगी। और जब लाइनें अलग अलग दिशा में जाएंगी तो 100% कहीं न कहीं जाकर तो वो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, लाइनें अलग अलग दिशा में जा रही हैं तो हो कहीं ना कहीं तो वो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कि यहाँ पे काटा हुआ है। ठीक है, और जब कहीं ना कहीं काटेगी तो वो बिंदु एक ही होता है जहाँ पे लाइनें कटेंगी आपस में, और वो आंसर बिल्कुल फिक्स होगा। मतलब एक चीज़ समझ आ गई, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब यह है कि वो दोनों समीकरण बिल्कुल अलग अलग है, लाइनें बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाएंगी, और उसका आंसर क्या निकलेगा कि भाई उसका जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल फिक्स आएगा आंसर। ठीक है, उसका जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या, यूनिक। यूनिक मतलब क्या, यूनिक मतलब यह है कि वो आंसर बिल्कुल फिक्स है, उसके जैसा कोई आंसर नहीं है। कैसे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपका आंसर है 4 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा 4 है, वाई का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आंसर फिक्स है। मतलब इस समीकरण में आप x की जगह 4 रख सकते हो, y की जगह 2 रख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी रख लो, जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो पहली कंडीशन तो ये क्लियर, आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो आंसर फिक्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ के आंसर आते हैं ना, उसको बेटा हम गणित की भाषा में कहते हैं संगत चीज़ है। क्या कहते हैं, संगत है। अब चाहे वो आंसर बहुत सारे आए, चाहे वो आंसर एक आए, चाहे 2 आए, आंसर तो आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हैं संगत है। और जिस चीज़ में आंसर नहीं आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, असंगत बोलेंगे। एक काम छोटा सा कर दीजिए आप, ये जो चैनल है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पर दूसरे नंबर का टाइप है। ठीक है, यानी जो रेखा है वो पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें एक बार ध्यान से देख लो आप, A1 कौन है बेटा, वो 2 है, और बेटा A2 कौन है बेटा, वो 1 है।
ठीक है। B1 कौन है बेटा, 4 है, ठीक है भाई। B2 कौन है बेटा, ये 2 है। और C1 कौन है, 12। और जो C1 है आपका दैट इज क्या है, 4 है। अब वैसे इधर को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, वो बात एक अलग है, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ, आप देखो 2/1 लिख सकता हूँ भाई, A1/A2 है ना, B1/B2 मतलब क्या, 4/2। और C1/C2 मतलब क्या है, C1 कौन है भाई, 12 है। और C2 कौन है आपका, वो आपका 4 है। अच्छा इनको सॉल्व करके देखना जरा, 2/1 आ रहा है ना, ठीक आ रहा है भाई। ये भी क्या है, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, इसको यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4। और ये भैया 4 तिया का 12। मुझे बताओ, ये दोनों तो एक जैसे हैं, पर ये बराबर किसी के भी नहीं है। अब जब बराबर में कोई है ही नहीं, दिमाग लगाओ, जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पे कि भाई ये x + y है, ठीक है, x + y है। अब बराबर में कुछ है ही नहीं, तो भाई तो सॉल्व किसको करोगे आप। अब जब इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होगा तो भाई आंसर कहाँ से आएंगे, सीधी सी बात है। यानी कि यदि कंडीशन आपके पास में ये है, यानी A1/A2 = B1/B2 तो है। B1 मतलब A1 B1 का मैटर तो ठीक है, बराबर में आ रहा है, पर C1/C2 ये किसी के बराबर नहीं है। अब जब बराबर है ही नहीं भाई, तो आंसर तो आने के चांस ही नहीं है। मतलब इस कंडीशन में आपके पास कोई भी उत्तर नहीं आएगा, नो आंसर पॉसिबल ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं भाई, ठीक है। मुझे ए बताओ, A1 कौन है यहाँ पे, A1 बेटा 4 है, ठीक है। A2 कौन है यहाँ पे, दैट इज 2 है, ठीक है भाई। व्हाट इज B1 एंड B2, B1 इज 6 एंड V2 इज 3, ओके या। और जो है आपका C1 मतलब कि 18 है, और ये भैया 9 है C2, ओके। इनका एक बार जो आपने रेशो लिया है इसको ठीक करिए, यानी 4/2, फिलहाल मैं बराबर में लिख रहा हूँ सब चीज़ें, 6/3 भाई, और ये 18/9, ओके भाई चलते हैं। यानी कि ये 4 एकम, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 9 एकम 9 और 9 दूनी के 18। मुझे बताओ ये सबके सब चीज़ें एक जैसी है क्या। जब हमको दोनों समीकरणों का डेटा ही एक जैसा मिल रहा है तो सीधी सी बात वो समीकरण कहीं का बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जब समीकरण ही एक जैसे हैं तो भैया आंसर भी एक जैसे आएंगे, मतलब भरोसा नहीं, पता नहीं कितनी बार लाइन अटैच होंगी। भाई समीकरण दोनों एक जैसे हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होकर जाएगी, और दोनों लाइन जब बेटा एक दूसरे के ऊपर होकर जाएंगी तो आपको पता है वो अनंत बार टच करेंगी, अनंत बार टच करेंगी तो अनंत ही हलाएंगे, सीधी सी बात है। यानी यदि आपके पास डेटा रिकॉर्डेड है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, उसमें आपके बहुत सारे आंसर आएंगे, अनंत हल आएंगे, मतलब समझ रहे हो। पर हल तो आएंगे भाई, हल तो आएंगे, मतलब वो चीज़ संगत होगी, ठीक है। अब उस सारणी की बात कर लेते हैं हम। पहली कंडीशन क्या थी, देखो एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, A1/A2 B1/B2, सारा मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ था, ठीक है, मानते। यानी कि अब देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या, बताओ। A1/A2 बराबर B1/B2 का नहीं है, आगे भले कुछ भी आगे मतलब नहीं है हमको यहाँ से, मतलब फिलहाल तो ठीक है। ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो सीधी सी बात है, समीकरण अलग अलग है, लाइनें प्रतिच्छेद होंगी, मतलब उसका आंसर बिल्कुल फिक्स होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन इस टाइप के इक्वेशन की हो सकती है, ठीक है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी ये अनुपात बिल्कुल एक जैसा आएगा। अब जब अनुपात एक जैसा है इसका मतलब क्या है, दोनों समीकरण एक ही समीकरण है, दोनों समीकरण एक समीकरण, मतलब वो लाइनें एक ही लाइन है, एक लाइन मतलब एक जैसी है, दोनों जब एक जैसी है तो बहुत सारी बार टच करेंगे आपस में, है ना। तो उसके क्या है, अनंत बार टच करेंगे तो बहुत सारे हलाएंगे, तो अपरिमित रूप से बहुत सारे हला जाएंगे इस बात का, ठीक है। और रेखा क्या होगी बेटा, संपाती होगी। संपाती मतलब जटायु के भाई की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन कौन सी हो सकती है, ये देखो A1/A2 और B1/B2 तो ठीक है, पर सामने कुछ भी नहीं है इनके बराबर में, और जब तक कोई बेटा बराबर होता नहीं है तो हम उस चीज़ को सॉल्व भी नहीं कर सकते। भाई समीकरण में हमको बराबर कुछ दिया नहीं है तो हमको क्या पता इसका आंसर क्या लेके आना है। जब तो उस कंडीशन में बेटा रेखाएं बिल्कुल अलग अलग होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी, और कटेंगे नहीं रेखाएं कहीं पे भी, तो ये पक्का है समीकरण का हल, मतलब उस लाइन का कहीं हल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा शर्मा जी के लड़के की जो प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल सॉल्व हो गई है, ठीक है। और अब काम में क्या आएगी बता देता हूँ, ये बेटा आपके काम आएगी एक्सरसाइज 3.2 में भी काम आएगी, और जो अन्य आप कुछ भी इक्वेशन मतलब समीकरण का ग्राफिकल डेटा जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ आपके काम आएगी, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे 10th हो या 12th।